हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कुछ कम नहीं किया था, लेकिन सिलेबस चलते रहना चाहिए। बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस है, कुछ मेरी भी इंगेजमेंट है एंड कुछ मैं आप लोगों के लिए भी सोच रहा हूँ कि विद इन दीज फ्यू डेज जो कि बचा है, उसमें थोड़ा और कंटेंट पे काम कर लें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, उस पर थोड़ा काम कर लें कि जब हम फेब स्टार्ट करें तो हम पूरे जोश के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ बढ़ सकें, है ना? तो छोटे छोटे मैं लेक्चर करके ये खत्म करने की कोशिश करूंगा। आई एम ट्राइंग कि 26 जनवरी तक हम लोग अपना मेजर चंक तो खत्म हो गया है, बट स्टिल फ्यू टॉपिक्स आर जो बचे कुचे हैं उनको कर लें। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि इंटायरली सब कुछ कर लेना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। क्या पूछ लें, लोकेशन पूछ लें, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले ईयर्स में जितनी चीजें पूछी गई हैं एटलीस्ट उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें मैं आपको बता सकूं। तो शुरू करते हैं। अम, कुछ रिकॉर्डेड क्लास ही आएंगी तो आप लोग देखते रहना, सब्सक्रिप्शन ले लेना। पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद उसका बेल आइकन दबा देना। उसके बाद मैंने आप लोगों का कहा था 29 रुपीज़ की फीस है, वो भी दे देना। तुम लोग दे नहीं रहे हो, बहुत गलत बात। एंड जो लोग टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरे सोर्सेज से, आई स्टिल रिकमेंड देम कि यू शुड आल्सो गेट टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, क्योंकि 1 फेब से हम लोगों का जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो डेट विल हेल्प यू, एटलीस्ट पता चलता रहेगा कि आप कहाँ हो। बहुत सारे बच्चों ने फ्री टेस्ट दिए हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैनी स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग टू लो। बहुत कम स्कोर हो रहा है ना? तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको डर जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, तो नहीं है। 45 डेज के अराउंड बचा हुआ है ओनली, ठीक है? सो प्लीज, 45 से ज्यादा ही है थोड़ा, बट मान के चलो 45 दिन है तुम्हारे पास। ओके, तो यू शुड गेट दिस। अभी अभी एक इंटरेस्टिंग मैंने अभी बयान सुना अपने यूजीसी के चेयरमैन साहब का, जिसमें वो बता रहे हैं कि बच्चों को कोचिंग लेने की तो जरूरत ही नहीं है। अब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए यूजीसी के खिलाफ, बट मजे की बात यह है कि अगर मान लो कोई बच्चा साइंस से पढ़ा है, ज्योग्राफी में आना चाहेगा, वो कैसे करेगा? बीए की यूजी की बात हो रही है। एंड जब पीजी की बात होती है, तो क्या हमारे देश की यूनिवर्सिटीज की ये स्थिति है कि टीचर सारा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं? आई नो मैनी यूनिवर्सिटीज, आई नो मैनी कॉलेजेस जहाँ टीचर आते ही नहीं है। एंड इस बात की गवाही आप लोग कमेंट में बता सकते हो। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स अटेंडिंग माय लेक्चर्स जिनकी क्लासेस ही नहीं चलती। यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, वो बेचारे जाते हैं, टीचर ही नहीं आता। तो पता नहीं कौन से इस सोच में सभी लोग होते हैं कि अरे बहुत अच्छा इंडिया में पढ़ाई हो रही है, बहुत सब कुछ शानदार है, कि कुछ चाहिए ही नहीं बच्चों को। पता नहीं कहाँ से उन लोगों को इनपुट्स मिलता है। बट मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में जो इनपुट है, अपने ही इलाके की ईस्टर्न यूपी, बिहार और भी बहुत सारे इलाकों की, इन इलाकों का मैं जानता हूँ, क्लासेस ही नहीं चलती। बहुत सारे कॉलेज में बहुत टीचर तो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, रियली अमेजिंग टीचर्स, बहुत मेहनत करते हैं, इवन इन जगहों के कॉलेजेस में भी। लेकिन बहुत सारे तो आते भी नहीं है, टीचर अलॉटेड ही नहीं है कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों को कह रहे हो उनको कोचिंग नहीं चाहिए, एंड द लेवल ऑफ पेपर यू आर सेटिंग, कुछ भी पूछ ले रहे हो आसमान से उठा के। आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, बट चलो जो भी बात हो। अब ये तो मेरे पास मीडिया में थोड़ा सा बोल सकता हूँ, पता लगा कल यूजीसी हमें ही बैन कर दे, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के फिजियोग्राफी को पढ़ाया था। अब उसमें और भी चीजें जैसे पीक्स हैं और भी पासेस हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे करके खत्म करने की कोशिश करता रहूंगा। वी आर स्टार्टिंग विद द सॉइल ऑफ इंडिया। फिजिकल ह्यूमन आता रहेगा, घबराना मत, मैं करवाऊंगा सब कुछ। जो नहीं करवाऊंगा वो छोटे छोटे क्लासों में बाद में कभी डिस्कस करके, कभी क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा। ओके, बाकी आप पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम आपका है, अल्टीमेटली रिजल्ट आपके लिए मैटर करेगा, है ना? सो प्लीज बी सीरियस। ओके, सीरियस हो जाइए। चलो शुरू करते हैं। तो सॉइल ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया की जो फिजियोग्राफिक कंडीशन आपने देखी, वो आपको कंप्लीटली अजीब सा दिखा। क्या अजीब सा दिखा था? कि कुछ पार्ट में ग्रेनिटिक बेस है, कुछ पार्ट में माउंटेन सिस्टम है, कुछ पार्ट में नदियां अपना प्लेन बना रही हैं, कुछ पार्ट में ड्राई रीजन है, कुछ पार्ट में ऐसा वैसा कुछ है। आपको याद हो, आपको मैंने लेयरिंग बताई थी, OABCDE ऐसे लेयरिंग बताई थी सॉइल की, है ना? तो आपको पता है कि जो अपर लेयर्स बनते हैं सॉइल के, वो वेदर्ड मटेरियल से बनते हैं।
वेदर्ड मटेरियल का क्या मतलब हुआ? वो मटेरियल जिनका अपना इन सिटू डिसइंटीग्रेशन होता है, वेदरिंग तो यही होती है। तो उसके डिपोजिशन से, उसके सेडिमेंटेशन से आपको क्या दिखता है? सॉइल का निर्माण दिखता है। इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री को जब आप देखोगे, इंडिया जैसी कंट्री को आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे भाई यहाँ पे एक टाइप के सॉइल कंडीशंस आपको नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? यू नो द रीजन नाउ। अब एज इंडिया में हर जगह सेम टाइप की सॉइल नहीं मिल रही है, आपको सेम टाइप का फॉरेस्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईच फॉरेस्ट रिक्वायर ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉइल। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको उगने के लिए एक स्पेसिफिक मिट्टी चाहिए, साथ में पेड़ पौधों को उगने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, एक स्पेसिफिक रेनफॉल कंडीशन चाहिए। तो इंडिया में वेराइटी ऑफ सॉइल मिलेगा, वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे, वेराइटी ऑफ उसके एसोसिएटेड नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स मिलेंगे, है ना। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ से साउथ की तरफ में आऊं, तो आपको जो मेजर सॉइल मिलता है वो है फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। तो इसमें दो तीन तो एज इट इज क्लियर है कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल क्या है? वो जो हाई रीजन्स में मिलते हैं। अब हाई रीजन्स में मिलते हैं उसमें हाई ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो पत्ते गिर के क्या होंगे? आपके सॉइल सरफेस में आएंगे, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, उसको बायोजीव खाते हैं। कमेंट में बताना कि वो कौन सा फूड चेन होता है जिसकी स्टार्टिंग माइक्रोब से होती है ना। पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो उसके कारण उसमें ह्यूमस ज्यादा होता है। वहीं अगर आप एरिड सॉइल कंडीशन में चले जाओ, ड्राई सॉइल कंडीशन में चले जाओ, तो उसमें ह्यूमस भी नहीं होता, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी नहीं होता, उसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं होता। ठीक है, वाटर को भी वो कैरी नहीं कर पाता। अगर आपको याद हो तो मैंने एक ट्रायंगल आपको बताया था। क्या क्या उसमें बताया था? एक होता है सैंड, एक होता है सिल्ट, एक होता है क्ले। अगर आप ग्रेन पार्टिकल के साइज के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे, तो जो सैंड होता है उसका ग्रेन पार्टिकल सबसे बड़ा होता है, जो सिल्ट होता है उसका ग्रेन पार्टिकल उससे छोटा होता है, एंड जो क्ले होता है उससे सबसे छोटा उसका पार्टिकल साइज होता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे ही आप डेजर्ट में या फिर सैंडी सॉइल में आते हो, तो पार्टिकल साइज आपका क्या है? बड़ा है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इंट्रा पार्टिकल गैप्स होते हैं, यानी उस पार्टिकल जिससे बने हुआ है वो सॉइल, उसके बीच के जो गैप्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अगर उनके बीच के गैप्स ज्यादा हैं तो जो पानी है डेट विल पास थ्रू इट, डेट विल नॉट एबल टू होल्ड द वाटर, वो पानी को रोक नहीं पाएगा, पानी विल पास थ्रू इट। बट इफ इट्स क्ले, इफ इट्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, देन जो इंटर उसके पार्टिकल गैप होंगे, इंट्रा पार्टिकल जो गैप होंगे वो कम होगा। अगर इंट्रा पार्टिकल गैप कम है तो इसमें क्या तुम देखने को तुम्हें मिलता है कि पानी नीचे परकोलेट नहीं कर पाता, यानी पानी स्लो नीचे जाएगा, जाएगा भी तो स्लो नीचे जाएगा क्योंकि गैप कम है। ओके, तो इसके कारण यहाँ पे तुमको प्रोडक्शन जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट यू नीड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। समझे? वही सिल्ट क्या है? सिल्ट की जो पार्टिकल साइज है इट्स इन बिटवीन आपका सैंड एंड आपका क्ले, बीच में कहीं आता है। तो इसमें भी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है लेकिन क्लेई सॉइल से कम है। तो जितना भी तुम सॉइल की बात करोगे, ऑल दी सॉइल इन तीनों के बीच में ही कहीं लाई करता रहेगा, जिसमें क्लेइनेस कम होगा, सैंडीनेस ज्यादा होगा। तो इन तीन मेजर पार्ट पे हम लोग देखते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस तरह की होगी। तो पहली बात तो ये मैप याद रखना। ओके, द डार्क ग्रीन कलर शो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ठीक है, कहाँ दिख रहा है? आपके कश्मीर के रीजन में दिख रहा है, सिक्किम में दिख रहा है, अरुणाचल के कुछ भागों में दिख रहा है ना। उसके बाद आता है एलुवियल, जो पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, इवन जो कोस्टल है ईस्टर्न कोस्ट, जहां पे आपकी ईस्टर्न नदियां बहती हैं, वहां पे आपको एलुवियल सॉइल दिखाई दे रहा है। रेड एंड येलो सॉइल, जो डेक्कन वाला पार्ट जाता है, डेक्कन वाला प्लेट्यू वाला जो पार्ट जाता है, उसमें आपको रेड एंड येलो सॉइल दिखेगा, साथ में ब्लैक सॉइल दिखाई देगा। जो मेजर डेक्कन है वो या तो रेड येलो या फिर ब्लैक सॉइल से मिलकर बना हुआ है। वेस्टर्न कोस्ट एंड बाकी के जो कुछ भाग हैं, खास करके सेंट्रल इंडिया के, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया के आसपास, वहां पे आपको लेटराइट सॉइल दिखाई देगा। एंड जो हमारा थार का मारुस्थल है, वहां पे आपको एरिड सॉइल दिखाई देगा। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। इफ समवन आस्क कि बिहार में कैसी मिट्टी होगी, तो आपके दिमाग में ये ना आए कि बिहार में एरिड सॉइल है।
होगा कुछ पैच में, लेकिन मेजर क्या है। ओके, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा इन सॉइल के बारे में जानते हैं। पहला वाइड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, वाइडली स्प्रेड है। क्यों क्यों फर्टाइल होता है, इसीलिए क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है। साथ में जो न्यू प्लेन्स है, न्यू फ्लड प्लेन्स है, खादर, उसमें क्या होता है, हर साल जो आपका रिवर है वो डिपॉजिट करता है। तो हर साल अगर रिवर आके डिपॉजिट करेगा तो ऑर्गेनिक कंटेंट इन द सॉइल इंक्रीजेस, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी। सेकंड इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड रेगुड सॉइल, ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो इसमें क्या होता है, मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है एंड मैग्नीशिया वगैरह जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो इफ दोज आर बेटर उसमें, तो दिस इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन स्पेसिफिकली। रेड सॉइल। रेड सॉइल अगर तुम देखो, पहले लेटराइट पे आते हैं। लेटराइट सॉइल जो होता है वो आपकी बेसिकली आयरन कंटेंट उसमें आपको ज्यादा दिखाई देता है। रेड सॉइल में भी आयरन कंटेंट ज्यादा दिखाई देता है। तो रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल को बहुत बार हम लोग एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि जो रेडनेस आता है आपके सॉइल में, डेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, रेडनेस आपको मिलेगा। आपको मैंने ये बात कब बताया था, जब आपको मैंने वेव एंड बीच वाला कॉन्सेप्ट बताया होगा, तब ब्लैक कलर एंड ग्रीन कलर क्यों आता है ऊट्स वगैरह में, ये मैंने बताया होगा। तो मैंने आपको बताया होगा, जब रेडनेस जब ज्यादा दिख रही है तो इसका मतलब आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस वहां पे ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो सॉइल होते हैं ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं क्लेई सिल्टी वाले मोड में आता है। पानी को होल्ड करता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं करता है। साथ में इसमें अच्छी बात ये होती है कि इसमें बहुत ज्यादा, अच्छी बात क्या बुरी बात होती है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसको चाहिए होता है प्लांट को, वो एब्सेंस माना जाता है। जिसके कारण क्या होता है, ये सूटेबल फॉर अगर सिंचाई करो तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा ये प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कम सिंचाई में जो प्रोडक्ट उग जाए, जैसे मिलेट्स उग जाए, आपको पता है मिलेट्स तो कहीं भी उगा लो, काजू, रबर, ये सारी चीजें उग जाए, तो लेटराइट रेड सॉइल पे इनका प्रोडक्शन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, फिर आता है डेजर्ट सॉइल, रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है। बहुत सारे श्री गंगानगर कैनाल जो है, उसकी अगर हम लोग बात करें, इंदिरा गांधी कैनाल है ना वो, उसकी बात करें तो वो हमारे थार रेगिस्तान को श्री गंगानगर तक इंदिरा गांधी कैनाल है, तो वो ड्रेन करता है उसको, इरिगेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर उनको इरिगेशन अच्छी मिल जाए तो थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस, पर वैसे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसीलिए वहां पे क्या होता है, कैक्टस के प्लांट होते हैं। कैक्टस के प्लांट क्या होता है, उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां तो फोटोसिंथेसिस करती है, तो इस और फोटोसिंथेसिस में वाटर का इवेपोरेशन भी होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, आपको पता है पत्तों के थ्रू। तो ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने के लिए उसके जो पत्ते होते हैं, दैट टर्न्स इनटू नीडल्स, सुइयों में बदल जाते हैं। ओके, तो ऐसे प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा। सलाइन सॉइल क्या होता है, सलाइन से पहले थोड़ा आगे हो, पीटी सॉइल है। देखो पीटी सॉइल क्या होता है, जो कि थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर में हो, मार्शी सॉइल जिसको हम लोग थोड़ा कह सकते हैं, एंड वो वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है। ठीक है, वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है। इसीलिए आप जो ये मार्शी लैंड वाला इलाका है, यानी कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पे पीटी सॉइल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, सलाइन सॉइल देखने को मिलेगा। सलाइन सॉइल वो सॉइल होता है इसमें सैलिनिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, लवणता आपको अधिक देखने को मिलती है। तो लवणता वाले में तो प्रोडक्शन बहुत कम होता है, पीटी सॉइल में कुछ चीजों का, जूट का, कोकोनट का, इन चीजों का प्रोडक्शन होता है। फॉरेस्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा गुड सॉइल माना जाता है, खास करके फॉरेस्ट सॉइल, क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल में जो पत्तियां गिरती हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी उसके ऊपर होती है, उसके कारण क्या होता है, उसमें उपजाऊ जो उसकी उर्वरता है वो बढ़ जाती है, उर्वरक शक्ति उसकी बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको ये देखने को मिलता है। माउंटेन सॉइल के साथ दिक्कत क्या है, डेट इज ऑल्सो फर्टाइल, उसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा है वो ज्यादा हो सकती है। कब, जब वहां पे एक्चुअल में डिसइंटीग्रेटेड वेदर्ड रॉक्स हो। लेकिन माउंटेन के बहुत सारे हिस्सों में हमें क्या दिखाई देता है कि पेबल्स, बोल्डर्स, पत्थर छोटे छोटे ये सारे दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर माउंटेन के ऊपर है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रॉक्स प्रोडक्टिव थोड़ी होंगे, है ना। बट जहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है माउंटेन सॉइल में, तो वहां पे हमको क्या दिखता है, वहां पे हमको अच्छी प्रोडक्टिविटी दिख सकती है। तो ये भारत में पाए जाने वाला मेजर सॉइल है, इसको भी मैंने लिस्ट करने की कोशिश की है। आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हैं, ऐप पे जाना, ठीक है, कि नोट्स कहाँ है, नोट्स कहाँ है, इतने मैसेज नोट्स कहाँ है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं बोलता हूँ कि नोट्स मिल जाएंगे, वो सारे नोट्स ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में है। ऐप खोलना, ऊपर में लेफ्ट
टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है वहां पे ऐसे 3 लाइन लगा हुआ है, जिसके बगल में द जियो क्लास लिखा होता है। उस 3 लाइन को क्लिक करना, नीचे एक ऑप्शन है दूसरे तीसरे नंबर पे कहीं होगा, फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल पे क्लिक करोगे तो फिर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, डॉक्यूमेंट, वीडियो एंड टेस्ट। डॉक्यूमेंट में पीजी का एक फोल्डर है, उसमें सारे ये पावर पॉइंट्स आते हैं। वीडियो में अभी कुछ है नहीं, बस वो यूट्यूब पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। टेस्ट में जितने फ्री टेस्ट हैं इंक्लूडिंग डिस्काउंट टेस्ट, वो फ्री मटेरियल सेक्शन में है, वो तो देख ही लो, आपको वही नहीं मिलता है, प्लीज चेक डेट आउट। दूसरी बात क्या बताई थी, सभी टॉपिक के नोट्स नहीं मिलेंगे। सभी टॉपिक के नोट्स, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स फ्री मटेरियल में डाल रहा हूं, क्योंकि वो आपको वैसे यूजुअली कहीं मिलता नहीं। अगर पूरे सब कुछ का नोट्स आपको देखना है तो डेट इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में जो जो चीजें जरूरी होगी बच्चों को, वो चीज डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यू कैन चेक डेट आउट अगर जिसको पूरा मटेरियल चाहिए। ठीक, सॉरी, ये एक टेबल फिर मैंने प्रिपेयर किया। एलुवियल सॉइल के बारे में है कि सब कुछ डिटेल है यहाँ पे। एलुवियल सॉइल फर्टाइल होता है, इसमें पोटेस एंड फॉस्फोरिक कंटेंट ज्यादा होता है, लोमी टेक्सचर होता है, ठीक है, इजी टू टिल, टिल मतलब जो खेत तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लॉइंग करके अच्छे से ड्रेन होता है वो सॉइल। कहाँ कहाँ मिलता है, गंगा के प्लेन में एंड कोस्टल इलाकों में कुछ मिलता है। फिर है ब्लैक सॉइल, ये क्लेई इन नेचर होता है, ब्लैक इन कलर होता है, आपको पता है। इसमें लाइम, मैग्नीशियम एंड आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है। एंड बहुत फर्टाइल होने के साथ हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है फिर से चला गया, और कड़ी मशक्कत के बाद मैंने फिर से इंटरनेट को जोड़ दिया। चलो, तो ब्लैक सॉइल पे थे, हमने देख लिया। रेड सॉइल, रेड इन कलर होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लाइम इसमें बहुत अच्छा होता है, सैंडी टू लोमी का नेचर होता है। अब ये सैंडी टू लोमी में क्या कह रहा हूँ, सैंड एंड क्ले के बीच में लोमी सॉइल है आपको, है ना। चलो, सदर्न इंडिया में पाया जाता है। फिर लेटराइट सॉइल है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, इसमें एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन इसमें बहुत कम पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में ही हमको देखने को मिलता है। डेजर्ट सॉइल, सैंडी सॉइल होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट लो होता है ना। फिर आते हैं सलाइन सॉइल, ठीक है, सॉल्ट इसमें बहुत ज्यादा घुल गए होते हैं, एल्कलाइन नेचर होता है, पूरा ड्रेनेज होता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भागों में पाया जाता है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक और बात है, एल्कलाइन, ये जो आपका सलाइन सॉइल है, एक तो नॉर्मल कंडीशन में भी आपको मिल सकता है, एक होता है ओवर इरिगेशन के कारण। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में, जैसे पंजाब की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ कि इनको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, एंड पंजाब के जो रीजन है वो वाटर ज्यादा वाला रीजन तो है नहीं, वहां की जो मिट्टी है वाटर को उतना ज्यादा रिटेन कर नहीं सकता, बारिश वहां पे उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो डेट रीजन, डेट इलाका वॉज नॉट गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। लेकिन हमको क्या करना था, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, तो हमने कनाल बनाए मस्त भाखड़ा नंगल से, एंड इरिगेशन बहुत तगड़ा सा कर दिया। इरिगेशन बहुत तगड़ा सा कर दिया तो क्या हुआ, जब इरिगेशन बहुत तगड़ा सा तुमने कर दिया एंड बहुत ज्यादा HYV सीड लगा दिए, बहुत ज्यादा खाद वाद डाल दिए, तो खाद क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फोरस हैं, ये सारे क्या है, सॉल्ट्स हैं। तो इसका क्या होता है कि ये कुछ तो ले लेते हैं प्लांट, है ना, घुल के वो सॉइल में प्लांट ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है जब ओवर फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, जब बहुत सारा ज्यादा तुम फर्टिलाइजर ग्राउंड में डाल दोगे, तो वो पानी में घुलेगा, पानी में घुल के नीचे जाएगा, प्लांट उसको यूज कर नहीं पाएंगे, तो एक लेयर नीचे जाके, थोड़ा नीचे जाके वो एक लेयर बना लेंगे सॉल्ट का, ठीक है। ये जो सॉल्ट का लेयर होगा ये परमिएबल नहीं होगा, मतलब इसमें से पानी पास नहीं हो पाएगी, तो पानी और जमा होगा, पानी और जमा होगा तो इस सॉल्ट को और घोलेगा, और तुम उसमें खाद फेंकोगे, वो खाद जाके फिर जमा होगा, तो डेट क्रिएट्स अ लेयर ऑफ दीज सॉल्ट, जिसके कारण जो अच्छा एलुवियल सॉइल था, अच्छा प्रोडक्टिव सॉइल था, अच्छा ऑर्गेनिक कंटेंट वाला सॉइल था, उसमें सॉल्ट कंटेंट की मात्रा, सॉल्ट नमक मत समझना, जितने हमने पढ़ा था मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब सॉल्ट है, तो इसकी मात्रा अगर धरती में बढ़ गई तो नाउ ये प्लांट के ग्रो को सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रेन ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एक लेयर है सॉल्ट की जिसको पानी पास ही नहीं कर पा रहा है, प्लांट का रूट पानी ले ही नहीं पा रहा है, नीचे से ग्राउंड वाटर भी ऊपर आ ही नहीं पा रहा है, कैपिलरी एक्शन भी नहीं अच्छे से हो पा रहा है। तो ये एक जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसका हमें खराब इंपैक्ट दिखा कि जो पंजाब के सॉइल्स हैं वो धीरे धीरे सलाइन होते गए,
ओके, ये ध्यान रखना कि ये एक प्रक्रिया है, सैलिनेशन जिसको कहते हैं, मिट्टी का सलाइन हो जाना। ठीक है, फिर आता है पीटी सॉइल। पीटी सॉइल क्या होता है? डार्क सॉफ्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत ज्यादा होता है, कोस्टल रीजन में आपको देखने को मिलता है। फॉरेस्ट सॉइल सैंडी से लोमी टेक्सचर होता है, ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है ना। माउंटेन सॉइल थिक रॉकी ऑर्गेनिक होता है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है पर न्यूट्रिएंट्स नहीं देखने को मिलते, पत्थर पत्थर होता है उसमें। हिमालयन रीजन में क्लेई सॉइल, पता है आपको, मैंने समझा दिया। तो ये थे भारत में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण मिट्टी। ओके, आगे चलते हैं। फिर आते हैं फॉरेस्ट पे। भारत का देखो फॉरेस्ट कवर अच्छा है ऐसे देखा जाए तो। सॉरी सॉरी, उससे पहले जानो कि इंडिया में एक ISFR पब्लिश होता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2023 में पब्लिश हुआ था, 25 में पब्लिश होगा, मतलब हर 2 साल में पब्लिश होता है। 1987 से पब्लिश हो रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है, जिसके अकॉर्डिंग भारत में 2023 के सर्वे के अकॉर्डिंग 82.7 मिलियन हेक्टेयर्स जंगल थे, जो कि भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 25.17% को कवर करता है। इनमें से 70% डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट क्या होता है? ये पेड़ होता है ना, इसका ये कैनोपी होता है, ये पेड़ होता है, इसका ये कैनोपी होता है, ये पेड़ होता है, इसका ये कैनोपी होता है। जब कैनोपी बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा कैनोपी विस्तृत है तो उसको डेंस फॉरेस्ट में कहते हैं। ये ध्यान रखना, कैनोपी शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेस्ट कवर को मार्क करने के लिए, क्योंकि आजकल हम लोग ट्रीज काउंटिंग पे नहीं, कितना एरिया कैनोपी कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं कि देश का फॉरेस्ट एरिया कितना है। ठीक है, तो 70% कैनोपी डेंसिटी अगर देखें तो वेरी डेंस है, 40 से 70 है तो मॉडरेट है, 10 से 40 है तो ओपन फॉरेस्ट है, 10 से भी कम अगर आपका कैनोपी डेंसिटी है तो उसको श्रब्स में माना जाता है कि ये बिखरा हुआ पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अगर इसके आगे बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कवर करता है आपके फॉरेस्ट एरिया को, फॉलोड बाय अरुणाचल एंड छत्तीसगढ़। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर है क्योंकि ये हिमालयन जोन में आते हैं एंड ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज्यादा वहां हमें दिखता नहीं है। ओके, तो ये सब किस में आते हैं? हिमालयन फॉरेस्ट में आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सब तो बता ही दिया। परसेंटेज की बात करें तो लक्षद्वीप का 91.33% भाग फॉरेस्ट का है, मिजोरम का 85 एंड अंडमान का 81% जो एरिया है दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कितना ज्यादा है, जंगल कितना बड़ा है, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, जैसे कि मान लो 100 किलोमीटर का वो स्टेट है, उसमें से 25 किलोमीटर है पूरे इंडिया में, तो मान लो ये सबसे ज्यादा है। लेकिन मान लो 10 किलोमीटर का ही स्टेट है, उसमें से 9 किलोमीटर सिर्फ फॉरेस्ट है, तो इसमें परसेंटेज सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा फॉरेस्ट नहीं है ये, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट यहाँ पे है टू द टोटल एरिया। दोनों क्वेश्चन अलग है। ओके, भारत में किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? पहले तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडस। इसमें कौन से पेड़ आते हैं थोड़ा ध्यान रख लेना। ओके, जैसे अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडस क्या है? ट्रॉपिकल जानते हो, जो उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय क्षेत्रों में हमें मिल रहा है। एवरग्रीन जो कभी पत्ते नहीं जिसके झड़ते, पूरे साल ग्रीन रहते हैं। ठीक है, कभी पत्ते नहीं गिराते। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट, अंडमान, इवन कुछ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, कुछ पार्ट ऑफ आपका असम एंड ऑल दैट रीजन, वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलता है। दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडस, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक सीजन में ये अपने पत्ते शेड कर देते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया के मैक्सिमम हिस्सों में आपको ये फॉरेस्ट दिखाई देता है। ये जो ट्रीज होते हैं दे आर वेरी गुड फॉर टिम्बर, जो घर में टेबल कुर्सियां बनती है, टिम्बर का जो यूज होता है इसमें हम लोग देखते हैं। फिर ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट क्या होता है? कांटेदार, जो अभी मैंने बताया ऐसे इलाकों में होगा जहां पे सैंडी सॉइल आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। फिर माउंटेन फॉरेस्ट जो हाई पे मिलता है, ओक वगैरह पाइन स्पीसीज जो मिलती हैं जैसे हिमालय के फुट हिल पे, इनको हम माउंटेन या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। फिर है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट वो होता है जो कि कैसे बताया जाए, ऐसी जगहों पे मिलता है जहां पे मॉडरेट रेनफॉल दिख रहा हो, रेनफॉल उतनी ज्यादा नहीं हो लेकिन होती है रेनफॉल। ओके, जैसे टेम्परेट इलाकों वाला जो टेम्परेचर है, टेम्परेट लेटिट्यूडनल जोन वाला जो इलाका है उसमें जिस तरह का आपको दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे खासकर कोनिफेरस, पाइन, ये सब स्प्रूस, इनके ट्रीज दिखते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट को इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना क्योंकि ये फॉरेस्ट वो होते हैं दैट कैन सर्वाइव
सॉल्ट वाटर। ये आपको समुद्री इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, समुद्री इलाकों में ये आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड, यहाँ पे मैंग्रोव ट्री, जैसे सुंदरी का ट्री है, सुंदरी के ट्री से सुंदरवन डेल्टा बनता है। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों है? क्योंकि वहां पे सुंदरी के पेड़ मारे जाते हैं। वो पेड़ कैसे होते हैं? वो पेड़ सॉल्टी वाटर को, खारे पानी को सर्वाइव कर सकते हैं। अगला है एल्पाइन एंड टुंड्रा, वेरी हाई पे आपको जो मोसेस, ग्रासलैंड, ये सारी चीजें दिखती है वेरी हाई एल्टीट्यूड पे, जहां पे स्नो कवर अक्सर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे इलाकों में हम लोग देखते हैं एल्पाइन या फिर टुंड्रा फॉरेस्ट। स्वैम्प फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट आपको, स्वैम्पी फॉरेस्ट एंड, स्वैम्पी फॉरेस्ट ऐसा है जहां पे पानी लगातार जमा होता है। ठीक है, पानी लगातार जमा होता है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जहां पे जमा होता है, तो वहां पे क्या होता है, मार्शी जैसा एक कंडीशन मिल जाता है। स्वैम्पी फॉरेस्ट मतलब वाटर लॉक्ड एरिया है ना, वाटर जमा रहता है वहां पे, तो सॉइल उस तरह का बन जाता है। तो वहां पे आपके ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो बहुत अधिक होते हैं, प्रोडक्शन वहां पे भी अच्छी हो सकती है। लिटोरल स्वैम्प भी कुछ उसी टाइप का, ये रिवर डेल्टा बनाई, लेकिन अभी वहां पे ओशन का प्रभाव नहीं है, यानी कि रिवर अभी अगर जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, आपको मैंने समझाया था डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे कंडीशन में देखते हैं कि स्वैम्पी फॉरेस्ट का, लिटोरल या स्वैम्पी फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जो इंडिया में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम्स को मेंशन किया है, नेम्स को मेंशन किया है। जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है, सुंदरबन है, रणथंभौर है, गिर है, पेरियार, बांधवपुर, कान्हा, तदोबा, नंदा, मानस, है ना, ऐसे करके बहुत सारे, सरिस्का। ठीक, तो इसको भी आपको थोड़ा देखना है ना। मैं कह दे रहा हूँ देखना है, तो देखो इसमें मैं क्या बताऊँ कि जिम कॉर्बेट है, वो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट के बारे में था ये 1936 में इसको नेशनल पार्क के रूप में, वो मतलब 1936 में इसको फॉर्म किया गया था। यहाँ पे टाइगर्स की स्पीसीज बहुत अच्छी है। फिर काजीरंगा है, वो असम में है, 1908 में बना था नेशनल पार्क, बाद में डिक्लेयर हुआ। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो की स्थिति बहुत अच्छी है। फिर सुंदरबन है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, फिर ये 1984 में था। फिर रणथंभौर है, सरिस्का है, ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर्स देखने को मिलते हैं, राजस्थान में है। फिर गिर है, गुजरात में है, यहाँ पे लायंस मिलते हैं, है ना। तो ऐसे करके बताने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको जरा देख लेना, है ना। और मुझे कमेंट में ये बता देना कि हाल ही से भारत में, हाल ही में 2 साल पहले भारत में चीता लाए गए थे। भारत में चीता नहीं होता है, तो चीता लाए थे नमीबिया वमीबिया से कहीं से उठाए, तो उसको कौन से फॉरेस्ट में छोड़े थे, ये जरा बता देना कमेंट करके। तो लिस्ट मैंने दिया है, ट्राई करो कि ये याद कर ले कि कहाँ पे कौन सा है। अगर आपको अचानक से कोई पूछ ले, आ ही जाए, जैसे सिंपलीफाल नेशनल फॉरेस्ट कहाँ पे है, या सिंपलीफाल नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, एटलीस्ट लोकेशन मालूम होना चाहिए। लोकेशन मालूम है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप गेस कर पाओ कि वहां पे कौन से एनिमल्स होंगे। वैसे मैं प्रोवाइड करूंगा इन अपकमिंग डेज, आई एम वर्किंग ऑन दैट, देखो थोड़ा टाइम लगेगा। ये जितने भी एकेडमिक वाली चीजें मैं अकेले बैठ के करता हूँ। ठीक है, ये बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए, तो इट टेक्स टाइम। तो ये सारी चीजें आपकी नेशनल पार्क के नाम आपको याद करने हैं। इसके साथ भी अगर आप बहुत अच्छा हो, अगर आप बर्ड सेंचुरी कहाँ पे कौन सी है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे कौन सा है, जू कहाँ पे कौन सा है, अगर थोड़ा इसकी लिस्ट आप देख सको तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ द एग्जाम ऐसा है ना, कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी। अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिख दिया उन्होंने कि ये चीजें हैं, इतना विस्तृत है कि कितनी चीजें पढ़ाऊं, एंड दे डू नॉट स्टिक टू द सिलेबस। ऐसा नहीं है कि ट्राइब अगर नहीं लिखा है तो नहीं पूछेंगे, मॉडल्स अगर नहीं पूछा तो नहीं पूछेंगे, पूछेंगे, उनका मन है क्वेश्चन, वो नहीं देखते हैं सिलेबस। तुम समझ लो कि जो सिलेबस पिछले साल था बिना कलर चेंज किए उस फाइल का, इस बार भी सिलेबस में वही अपलोड किया गया है, बिना कलर भी नहीं चेंज किए। जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक था वहां पे आज भी वही स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यू थिंक वो कितना केयर करते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है उनको। पर तुम्हें पड़ जाएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये आप याद रखना। आगे ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में ये मैं अगले रिकॉर्डिंग में मैं कर दूंगा। छोटा छोटा क्लास रखेंगे, बहुत खींचेंगे नहीं, तुम्हें बोर नहीं करेंगे, बट सब पढ़ाएंगे। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तैयारी आपकी होनी चाहिए एकदम मस्त युद्ध वाली। अगर कोई अच्छा ऊट पटांग चीज आ गया तो आ गया,
लेकिन कोई ऐसा चीज आए कि किया जा सकता था और हमने नहीं किया तो दुख होता है। तो मैं कोशिश है मेरी कि मैं पढ़ा दूं सब कुछ, फिर भी छूटेंगी चीजें ड्यू टू नेचर ऑफ एग्जाम। मैं ये कभी क्लेम नहीं करूंगा कि सारा मेरे पढ़ाई से आएगा। टीचर्स करते हैं कि हमसे पढ़ लो सब आ जाएगा, मैं नहीं करता, ठीक है। लेकिन मेरे पढ़ाई से बहुत कुछ आएगा। मेरे पढ़ाई से अगर सीरियसली तुमने किया है, साथ में तुमने मेहनत अपनी भी की है ना, थोड़े इंटरेस्ट के साथ उसको लिया है, तो आपका सिलेक्शन होगा, स्कोर्स आते हैं बच्चों के। एंड टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बुक से करने में एंड कहीं प्लेटफॉर्म पे करने में थोड़ा फर्क आता है। आप देख रहे होगे मिनी टेस्ट में ही बहुत सारे बच्चों को दिख गया होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तुमने वो टॉपिक पढ़ा होगा फिर भी तुम गलत कर रहे हो। सो यू नीड समवन टू टेल कि कहाँ गलती कर रहे हो। यू नीड समथिंग जो तुमको बार बार जमीन दिखाता रहे। उड़ो मत, अभी उड़ने नहीं देंगे, उड़ने हुए तुम एग्जाम के रिजल्ट के बाद जब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, अभी मैं नहीं उड़ने दूंगा किसी को, ठीक है। आस्क स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत करके जाते हैं तब भी 40 ही आ रहे हैं 180 में से, ऐसे सीखोगे ना। तो थैंक यू सो मच, यहीं तक रखते हैं, फिर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ये आते रहेंगे लेक्चर जब भी मुझे टाइम मिलेगा। मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, तुम लोग बेल आइकन दबा लो, तुमको दिख जाएगा। बाकी कुछ दिक्कत हो तो ऐप पे मुझे मैसेज कर देना, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। जो टेस्ट एंड मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं वैसे भी व्हाट्सएप पे कर देना, तब भी आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। कमेंट कर दोगे तब भी वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, मिलेंगे हम लोग फिर से किसी क्लास में। जय हिंद।